दावे के साथ कहा होगा कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए ये करूंगा। जो हार गए उनका ख़त्म, वो तो फिर अगले 5 साल के बाद दिखेंगे। लेकिन जो जीत गए, क्या वो फिर से आएंगे? क्या वो लोग काम करेंगे जो मेन मुद्दाएं हैं, या फिर वो भी 5 साल के बाद आएंगे? क्योंकि वो नींव तो डालने वाले ही हैं ना, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, किसी की भी सरकार बने। जो लोग खड़ा होते हैं वो तो दावे के साथ ही बोलते हैं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। लेकिन हम जिनको वोट देते हैं उस वोट के प्रति कितनी सजगता के साथ वो लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसकी सरकार बन रही है 4 जून 2024। ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन होंगे, जो आने वाले 5 सालों में वो तय करेंगे कि हमारे देश की परिस्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि ये जो पर्व चल रहा है चुनाव का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसमें 2 खेमों में लोग बट गए हैं, पहले से ही बटे हुए हैं 2 खेम, मेन 2 खेमों में। लेकिन इसके अलावा भी जो मुद्दाएं हैं उसको 5 सालों में कैसे देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं हम बात करते हैं विकास की, तो एक तरफ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उस विकास में कौन कौन से ऐसे स्तर हैं जहाँ पर इन चीज़ों को डेवलपमेंट करने की बहुत ही रियली में ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये होती है कि चुनाव के समय हर एक नेता दरवाजे पर जाता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो। लेकिन जीतने के बाद क्या वो नेता जाएगा, या फिर हारने के बाद वो नेता जाएगा? क्योंकि सबको पता है कि ये नेता लोग जब खड़ा होते हैं चुनाव में तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। और वो जो माहौल होता है 1-2 महीने का, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इस माहौल में न जाने कितने पैसे इधर से उधर हो गए। फिर चाहे वो गरीब के घर गए हो या फिर अमीर के घर गए हो या फिर किसी भी व्यक्ति के घर गए हो, तो उन्होंने दावे के साथ कहा होगा कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए ये करूँगा। जो हार गए उनका ख़त्म, वो तो फिर अगले 5 साल के बाद दिखेंगे। लेकिन जो जीत गए, क्या वो फिर से आएंगे? क्या वो लोग काम करेंगे जो मेन मुद्दाएं हैं, या फिर वो भी 5 साल के बाद आएंगे? क्योंकि वो नींव तो डालने वाले ही हैं ना, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, किसी की भी सरकार बने। जो लोग खड़ा होते हैं वो तो दावे के साथ ही बोलते हैं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। लेकिन हम जिनको वोट देते हैं उस वोट के प्रति कितनी सजगता के साथ वो लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिर हम उंगली उठा नहीं पाएंगे। अभी उंगली उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि चुनाव है और वो भी सुन रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर वो आपकी बातों को सुन रहे हैं और सुनने के बाद उस पर अमल कर रहे हैं, तब मानिएगा कि रियल में ये सच्चा नेता है। वरना आप समझिएगा कि आपकी जो 5 साल की वोट दी थी आपने, वो गए, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लोग तो वोट कर देते हैं। मुद्दा ये होती है कि भाई बेरोजगारी की दर कैसे घटेगी, मतलब रोज़गार कैसे मिलेंगे, जिस पर गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि रेडी करते करते बहुत समय लग जाए और युवा जो है बुढ़ापा की ओर चले जाए, नौजवान जो है उनकी एज हो जाए, फिर एज की प्रॉब्लम्स हो जाए, जो बच्चे वो जवान हो जाए, तब तक हमारी जो पॉपुलेशन रेट बढ़ते जा रहा है उसके कारण रोज़गार ही ना मिले। क्योंकि बोलेंगे फिर कि भाई रोज़गार के लिए हमने तो थोड़े बहुत रोज़गार के प्रयास किया था, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है कि सबको मिल ही नहीं पा रहा है, तो महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगी, ये भी देखने वाला बात होगा। इतनी टेम्परेचर हाई है कि गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है कि भाई 3 दिन बाहर मत निकलना। इस पर कैसे कंट्रोल होगा? दिल्ली में पराली जलती है तो इतने धुएं आते हैं, इतने धुएं हो जाते हैं आकाश में कि आंखों में जलन सी महसूस होती है। उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? एक दूसरे पर बस रोकने की, ये उसके वजह से है, ये उसके वजह से है, यहाँ पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में उनकी सरकार है तो वो कुछ नहीं कर रहे। तो क्या ये प्रत्यारोप आरोप ऐसे ही चलते रहेंगे? सदन की कार्रवाई जब चलती है तो उसको रोक दी जाती है बीच में विपक्ष के द्वारा, मुद्दे पर बात ना होकर मुद्दे के भटकाव पर बात होती है। तो ऐसे कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सरकार किन किन पहलुओं पर 4 जून के बाद कदम उठाएगा, या फिर यूँ ही
चलते जाएगा और फिर 5 साल के बाद 2029 में आएगी कि हमारी सरकार इतने सीट हम लाएंगे, आप ये दीजिए वो दीजिए। एक तरफ हम चाइना से तुलना करते हैं तो चाइना कहाँ से कहाँ उसकी टेक्नोलॉजी चली गई है और आज हम वहीं फंसे हुए हैं। इस मानसिकता से कैसे दूर किया जाए? रोबोट के थ्रू लोग डिलीवरी मंगा रहे हैं चाइना में और आज हम 2 किलो 1 किलो चावल में फंसे पड़े हैं। इससे निकलने के लिए सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो देखने वाली बात होगी 4 जून के बाद। विकसित भारत की हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से ये और आगे होता है ये मुद्दा होगी। महंगाई की तो बात हमने की, एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से सुधार होगी ताकि बच्चे यहाँ के काफ़ी स्किल्सफुल हो, स्किल इतनी अच्छी दी जाए कि ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर कुछ वर्क भी करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर स्किल्स हैं। राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य स्तर पर जो स्किल जो बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है एजुकेशन, उसमें उस तरह का मतलब स्किल्स वाली चीज़ें है ही नहीं। बच्चा क्या करता है 10th-12th के बाद वो फिर तैयारी करने लगता है गवर्नमेंट की। तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका व्यू क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। मैं वेट करता हूँ कि आपका राय क्या है और आप ज़रूर बताइए, आप ये भी बताइए कि किसकी सरकार बन रही है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।